हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चला था और पिछले वीडियो में हम संविधान के प्रस्तावना और शासन प्रणाली को कवर किए थे। आज हम उसके आगे देखेंगे, जिसमें संघ, राज्य, क्षेत्र और नागरिकता के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि हम मूल अधिकार से शुरुआत किए थे, तो नागरिकता ये वाला जो वीडियो होगा वो लास्ट होगा। विशेष जानकारी है के लिए स्टडीवीर एडीपी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है, जहाँ पर हम पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं आपके लिए, और बहुत ही कम फीस में बेस्ट पीडीएफ है, बेस्ट कंटेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, उसका लाभ मिले, इस बात को ध्यान में रख के नोट्स रेडी किए गए हैं कि जिससे कम से कम पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। उसमें बिहारी पीसीएस है, ठीक है, बिहार पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, आरओ इन सब के लिए कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। उसमें हम पीडीएफ नोट्स भी देते हैं, जो कंप्लीट जीएस होता है पूरा, स्पेशल जो होते हैं वो भी देंगे हम आपको। ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो फुल लेंथ होंगे, वेल एक्सप्लेन्ड होंगे, वो हमारे ही द्वारा तैयार किए जाएंगे और वो आपके नोट्स से ही तैयार रहेंगे, कहीं इधर-उधर से नहीं होंगे। इसके साथ में हम आपको वीकली टेस्ट होगा, जो सैटरडे और संडे अब होगा, ठीक है। तो वीकली टेस्ट होगा जो सैटरडे और संडे को होगा, और वो फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसकी पीडीएफ हम आपको बाद में दे देंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और वो बेनिफिशियरी होगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, और इसलिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। जितना देर करेंगे उतना ही भाग दौड़ मचेगी फिर बाद में, तो इससे अच्छा समय अभी है, तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7827506530 पर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो कि शुरुआत करेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से, ओके। वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके एग्ज़ाम के हिसाब से उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है कि जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना होगी, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और चाहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा भी सकते हैं अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, उसका बेनिफिट उन्हें भी लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या है कि स्वतंत्र तथा प्रभुत्व वाले देश, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा स्वतंत्र और प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। आपको भी पता है ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ और है कि हम इसमें उतना ही बताएंगे कि जितना आपके लिए सही होगा, जो आप हजम कर सकें, ठीक है, जो आप याद कर सकें। इतना ज़्यादा नहीं बता देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं फिर, ठीक है, वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। 3 रियासतों को छोड़कर, मतलब 552 रियासतें थी टोटल, ठीक है। उनमें 3 रियासतों को छोड़कर बाकी जो 549 रियासतें थीं, उन्होंने क्या किया, भारत में शामिल हो गई वो सब, ठीक है। और जो बाकी 3 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी भाई? हैदराबाद था एक, कश्मीर था, और जूनागढ़ रियासत है, ठीक है। ये 3 रियासतें थीं। तो हैदराबाद को बाद में आपको पता है कि सैन्य कार्यवाही के द्वारा उसको मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, और अंत में कश्मीर को जब भारत में मिलाया गया तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया, ठीक है। तो याद रखना, इन तीनों को अलग अलग तरीके से मिलाया गया है, अलग अलग टाइम पर मिलाया गया, ठीक है। संविधान के तहत भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है संविधान में,
अच्छा, भाग कौन सा है? भाग 1 है ना, भाग 1 है। अनुच्छेद कौन सा है? राज्य संरक्षण से संबंधित 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये याद रखना है। तो 4 भागों में 4 भाग कौन कौन से हैं भाई? अब देखिए, उस समय की बात कर रहे हैं हम। तो 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? भाग का, ख, ग, घ। कई बार प्रश्न में आया हुआ है। तो भाग का के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में गवर्नर के शासन वाले जो भाग थे वो भाग का में शामिल थे। ठीक है, याद कर लेना। भाग खा में कौन थे? वो 9 राज्य विधानमंडल के साथ जहां पर शाही शासन स्थापित था, वो थे खा के अंतर्गत। गा में कौन 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 से शामिल थे भाई? तो ब्रिटिश भारत के जो मुख्य आयुक्त के शासन वाले भाग थे उनको भाग गा में शामिल किया गया। तो भाग घा में कौन शामिल हुआ? भाग घा में शामिल हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस पे प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है का खा गा घा में कौन कौन से हैं। संविधान के अनुच्छेद की बात करें अगर, तो संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 का पहला, 1 के पहले में क्या कहा गया? भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। फेडरल की बात नहीं हुई यहाँ पे, याद रखना। यहाँ पर यूनियन की बात हुई है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अनुच्छेद 1 के 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का जो है करना होगा वो संसद के अधिकार क्षेत्र में आएगा। मतलब संसद के अधिकार क्षेत्र में आएगा कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जाए या उसकी स्थापना की जाए। अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है भाई? अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन अगर किया जाता है तो अनुच्छेद 3 का सहारा लेना पड़ेगा। याद रखना, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी काम हो रहा है वो संशोधन, संविधान में संशोधन नहीं होता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन होगा तो वो संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, संशोधन नहीं होता है। नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है? नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से होता है और उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं के लिए राज्यों की अनुमति के बिना संसद कदम उठा सकती है। नए राज्यों का निर्माण करना है तो उसमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन और जो सभी प्रक्रियाएं हैं उनके लिए राज्यों की अनुमति के बिना भी संसद कदम उठा सकती है। याद रखना, इस समय भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको भी पता है। तो राज्यों के जो गठन की प्रक्रिया हुई वो कब कैसे शुरुआत हुई? तो राज्यों के गठन की प्रक्रिया आपको पता है, भाषा के आधार पर, कभी प्रशासन के आधार पर। तो भाषा के आधार पर आंदोलन शुरू हुए थे, है ना। पट्टी श्री रामुलु गांधीवादी नेता थे, उनके बारे में जानते होंगे, भूख हड़ताल किए वो, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होने लगता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला लेती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। और सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ वो बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये चीज। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन रहे? प्रश्न पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में 53 का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे भैया फजल अली, अध्यक्ष थे। और सदस्य कौन थे? के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 लोग इसके सदस्य थे और अध्यक्ष थे फजल अली। 1956 में यह लागू हुआ। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था फजल अली की अध्यक्षता में, वो 1956 में लागू हुआ। और याद रखना, 1956 में लागू होने के साथ ही आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना दिया गया। ठीक है, कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि निम्नलिखित में से राज्यों के निर्माण के क्रम को सजाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था? इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, चलिए। किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपने के साथ संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ता है।
मतलब अनुच्छेद 4 के अंतर्गत है कि अगर किसी भारतीय भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो क्या किया जाएगा, संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अनुच्छेद 4 के तहत। ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक कमेटी बनी थी, कमीशन ना, भाषाई प्रांत आयोग 1948, स्वतंत्रता के जस्ट बाद बना था भाषाई प्रांत आयोग 1948। तो क्या था, इसके अध्यक्ष रहे हैं एस के धर इसके अध्यक्ष रहे हैं। दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाषाई प्रांत आयोग ने क्या किया, जो कि एस के धर की अध्यक्षता में गठन हुआ था, इसने 1948 दिसंबर में अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा भी भाषाई प्रांत आयोग ने कि भैया राज्यों का जो गठन होगा वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। राज्यों का जो गठन होगा वो भाषाई सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जब एनसीईआरटी या पढ़ते स्वतंत्र भारत की राजनीति है, एक किताब है ना, तो उसमें जब आप पढ़ते हैं तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पहला चैप्टर होता है। तो सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती में कि क्या, कैसे, किस तरीके से किया जाएगा, सबको संतुष्ट कैसे किया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती के रूप में, ठीक है। तो कहा गया भैया भाषाई प्रांत आयोग के सिफारिश में कि भाई राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन फिर एक और समिति बनाई गई उसी के बाद, जेपीवी समिति, जेवीपी समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की, इन तीनों को मिला के एक समिति बनाई गई, नाम दिया गया जेवीपी समिति 1948। इसमें क्या हुआ, धर आयोग की अनुशंसा का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी ये समिति धर आयोग की अनुशंसा का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। और इस समिति ने क्या किया, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने कहा कि पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए, ठीक है। इसी बीच में पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल हुई और इसी हड़ताल में उनकी मृत्यु हो जाने से भारत सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर करना पड़ा। अतः भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। गांधीवादी नेता थे भाई, ठीक है। अच्छा, राज्यों का जो गठन पूछा जाता है, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, क्रम बताइए। तो नए राज्यों का गठन की अगर बात करें, इसमें देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में, फिर गुजरात आता है, फिर नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय 72, क्रम से हैं सब, मणिपुर 72, त्रिपुरा 72, सिक्किम 75, ठीक है। 2 संशोधन हुए थे सिक्किम के लिए, 35 और 36, ये भी याद रखना। आगे है मिजोरम 87, अरुणाचल प्रदेश 87, गोवा 87 में। अब इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग करके बनाए गए थे, ठीक है। सबसे बाद में तेलंगाना राज्य बना, जो कि 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर, यहाँ तक आपका राज्य हो चुका है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं भाई पेपर में आपके, ठीक है। तो इनको पूरा ध्यान से सुन लेना है बस। इसके आगे है नागरिकता। नागरिकता के बारे में क्या है भाई, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है नागरिकता का। हम आपको बताएं तो संविधान में 4 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो नागरिकता कैसी है, पहली बात तो संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन है, ठीक है। इसके आगे चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं
वो करेंगे। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया और तब से अब तक 1955 से लेकर अब तक नागरिकता अधिनियम में 9 बार संशोधन हुआ है, याद रखना 9 बार हुआ है। कब कब 1957 में हो गया, फिर 60 में हुआ, फिर 85, 86, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019 में ये 9 बार संशोधन हुए हैं नागरिकता अधिनियम में। संविधान में 4 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान कौन कौन सा है? एक तो ये है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो वो तो भारत का नागरिक है। दूसरा है व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, वो भी है भारत का नागरिक। तो एक ये भी है कि व्यक्ति जो पाकिस्तान तो गया था लेकिन बाद में वो वापस आ गया, तो वो भी भारत का नागरिक बनेगा। ठीक है, और एक और है कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। तो इन 4 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अच्छा, नागरिकता का अर्जन कैसे होगा? अब देखिए नागरिकता का अर्जन कैसे करेंगे। तो एक तो है जन्म से होता भी। जन्म से कौन सा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 11 जुलाई 1947 से पहले जिनका जन्म भारत में हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1947 से पहले जिनका जन्म हुआ है भारत में, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर क्या मतलब है? वंश के आधार पर देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 के बाद तो रहेंगे, लेकिन अगर 10 दिसंबर 1992 के पहले का भी कोई व्यक्ति है तो वो भी भारत का नागरिक होगा। उसके मतलब दादा दादी मतलब पिताजी माताजी कोई भी भारत के अगर हैं उससे पहले के, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। एक चीज और है इसमें कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति यदि जन्म के 1 साल के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में अपने जन्म का पंजीकरण करवा दिया हो, तो वह भी भारत का नागरिक वंश के आधार पर माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद, याद रखना। उसके बाद अगर कोई पैदा हुआ है और वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर अंदर क्या करवा देता है, भारतीय कॉन्सुलेट में अपना पंजीकरण करवा लेता है। तो वंश के आधार पर एक नाबालिग व्यक्ति, वंश के आधार पर एक नाबालिग व्यक्ति जो भारत तथा किसी अन्य देश का नागरिक है, भारत हो अन्य देश का हो, अगर वह अपने वयस्क होने के 6 माह के भीतर मतलब 18 साल का पूरा हो रहा है, उसे 6 महीना से पहले ही अन्य देश की नागरिकता का अगर परित्याग कर देता है तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि नाबालिग व्यक्ति है वो बालिग होने से 6 महीना पहले ही अगर उस जिस देश में रह रहा है उस देश की नागरिकता को त्याग देगा तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिलती है भाई। कैसे मिलती पंजीकरण के द्वारा, ये भी देखते हैं। आवेदन से 7 साल पहले से रह रहा हो, आवेदन जिस दिन किया उससे 7 साल पहले से वो भारत में हो तो नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के द्वारा। अविभाजित भारत से बाहर रह रहा हो, जब भारत का विभाजन हुआ उससे पहले से अगर वो भारत में रह रहा है, मतलब अविभाजित, जब भारत विभाजित ही नहीं हुआ था तब से अगर भारत से बाहर रह रहा, तब भारतीय नागरिक से विवाह कर ले तो भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे और पूरी आयु क्षमता का और वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक होंगे, वह भी पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। एक और है कि पूरी आयु और क्षमता का वह व्यक्ति होगा जिसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक हों या फिर पंजीकरण का आवेदन से 12 माह से साधारण रूप से निवास कर रहे हैं। तो याद रखना पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जो मिलेगी वो किन किन बेस पर मिलेगी। ठीक है, कहीं हो सकता है ऑप्शन कोई पूछ ही ले इसमें, अगर कोई ऑप्शन पूछ लिया गया तो आपको बताने के लिए आप बताने के लायक रहें। ठीक है, इन सभी का इसीलिए जिक्र किया गया है ताकि आप बताने में सक्षम हो, आप अपने पेपर को अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, फिर नागरिकता की अर्जन है प्राकृतिक रूप से। कैसे? प्राकृतिक रूप से ऐसे है कि ऐसा देश जहां भारत के नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक बन सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो नहीं है ना, उसमें बांग्लादेश ये सब नहीं है।
ठीक है। भारत सरकार की सेवा में रहने वाला व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, विदेशी है, भारत सरकार की सेवा में 12 महीना से रह रहा है, भारत सरकार की सेवा में, तो मतलब नौकरी अगर कर रहा है यहाँ पे, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई, 22 भाषाएं हैं ना 8वीं अनुसूची में, तो उनमें से किसी एक भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए उसको। ठीक है, किसी एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए, और भारत में रहने का इच्छुक भी अगर कोई है, तो हमारे यहाँ जैसे कई सारे लोग हैं जिनको नागरिकता दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके साथ क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, जैसे अभी हम कुछ समय पहले हम भारत और बांग्लादेश का हुआ था ना, भारत बांग्लादेश के बीच में एक क्षेत्र समाविष्ट वाला समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है ना, तो उसमें ऐसा ही हुआ था। तो याद रखना, क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा में क्या होगा कि भैया किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर, जैसे पुडुचेरी का हुआ था, बांग्लादेश का भी हुआ है, हमने भी कुछ हिस्सा दिया, हमने कुछ लिया भी है। इसके अलावा एक और है कि आसाम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान दिया गया है 1985 के द्वारा। मतलब आसाम समझौते से आच्छादित जो व्यक्ति हैं उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान है वो अधिनियम 1985 के द्वारा अलग से प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। अब ये हो गया नागरिकता का अर्जन। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाती है? तो नागरिकता की समाप्ति अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 कारण से नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक तो भैया है त्यागने पर, कोई त्याग दे भाई, अपनी नागरिकता को त्यागना चाहता है, त्याग दे। इसके अलावा बर्खास्तगी पर, मान लीजिए कोई ऐसी बात हो, उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद वंचित करने पर, वंचित करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे मायने हो सकते हैं भाई, क्यों वंचित किया जाए, किस बेस पर किया जाए। ठीक है, तो वंचित करने का है भैया कोई अगर फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त किया है, फर्जी तरीके से अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त की है तो उसको वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। दूसरी चीज, संविधान के प्रति कोई अनादर जताए तो वो भी नागरिकता से वंचित हो जाएगा। युद्ध के समय शत्रु का साथ दिया हो या फिर राष्ट्र विरोधी सूचना दे दिया हो तो वह भी, उसकी भी नागरिकता समाप्त हो सकती, वंचित की जा सकती है उसकी नागरिकता। ठीक है, इसके अलावा पंजीकरण प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान वह किसी भी देश में, मतलब जिस समय उसने पंजीकरण करवाया है या प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश की है, उसके 5 साल के अंदर अगर वह किसी देश में 2 साल का कैद की सजा हुई होगी उसको, तो वह भी नागरिकता से वंचित हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य तरीके से भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति, सामान्य तरीके से अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा हो 7 साल से, तो वह भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हों। आपको पता है कि भारत में अमेरिका की तरह नहीं है कि भारत में दोहरी नागरिकता हो। जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब वहां भी नहीं रही। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखना, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, वहां पर कैसी नागरिकता है, एक संघ की है और एक राज्यों की भी है। यहाँ पर भारत की ही नागरिकता है, याद रखना इसको। फिर 2015 का नागरिकता संशोधन आया था अधिनियम, उसमें क्या था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देश के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्हीं दो देशों को छोड़ के बाकी सभी देशों के नागरिकों में क्या है कि दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गई भाई आज की वीडियो, यहीं पे समाप्त हो रही है। तो भाई पेड कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, बहुत कम फीस है एकदम, इतनी फीस है कि आप दे सकते हैं, और इतनी फीस है कि आप उसे 4-6 दिन में खर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जल्द से जल्द पेड कोर्स ज्वाइन करें और अपने तैयारी को थोड़ा और बेहतर बनाइए। ठीक है, अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर बनाइए, जिससे आपकी परीक्षा में जो पास होने की संभावना है ना, उसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अभी डाउट होता है, तो वो डाउट नहीं रहना चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है,
तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।